जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए फिर लौट के आएगा। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए फिर लौट के आएगा। दबी दबी आहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। बाजी भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। अरे पाजी, मुझसे दूर क्यों भागते हो? तेरी मोहब्बत में तो गिरफ्तार होकर रोज आ जाता हूं मैं, वरना तो मुझे क्या पड़ी है धूप में आने के लिए। लेकिन हाँ, मेरी तरफ चल के आया करो, क्योंकि हमारा और तुम्हारा ये जो रिश्ता है वो क्या है? रिश्ता तो वो रिश्ता क्या है? रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी, पिया के रंग रंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरी ब्रदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक सूचना, उसके बाद आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, मंडे से ये शो जो है मैं लखनऊ में करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लखनऊ ही चला जाऊंगा, मैं आऊंगा, लौट के आऊंगा। यहां से हूं मैं, यहीं लौट के आऊंगा। क्या हुआ भाई साहब, क्यों जा रहे हैं? आए पहले आप लखनऊ जा रहे हैं इसलिए? नहीं, मैं लखनऊ नहीं जा रहा, वहां काम से ही जाऊंगा, शो करूंगा। उतनी दूर खड़े हैं, मेरे पास आ जाइए। इतने बढ़िया इंसान हैं आप, उतने दूर खड़े हो गए, जाके पास आइए। अच्छा, टुंडे कबाब की व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत सारा जी जी, वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जा रहे हैं आप? बहुत जल्दी में हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडे से मैं लखनऊ में रहूंगा 3-4 दिन, वहीं जो मेरा ठिया है शर्मा टी स्टॉल में, वहीं पे मौजूद रहूंगा। लेकिन आज यहाँ पे मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन मैं आज एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझसे हर आदमी पूछ रहा है कि आज का टॉपिक क्या है, आज की बहस का मुद्दा क्या है, आप किस बात पर नमस्ते बेटा, किस बात पर आज बहस करेंगे। ये मुझे भी नहीं मालूम कि आज का मुद्दा क्या है। सच बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे आज का मुद्दा क्या है। मैं सबसे पूछने वाला हूं, जनता से भी पूछने वाला हूं कि आपके लिए हिसाब से आज के टॉपिक को दाएं बाएं किया जा सकता है, इतनी गुंजाइश जरूर रहनी चाहिए। जी, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। केयर नीडी फाउंडेशन से अंकित एक बार हमारे साथ फिर मौजूद हैं। अंकित, आपने वो एक बताया था कि लस्सी का एक स्टॉल आप देना चाहते थे महिलाओं के लिए, तो वो एक महिला आई थी, उन्होंने जानकारी भी ली थी, और क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल, जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे हुनर एक बहुत बड़ा वो है कि अगर जैसे कोई स्टिचिंग का काम करना चाहता है, कोई कुछ भी सिलना चाहता है, तो हम उनको सिर्फ एक मशीन नहीं दे रहे, बल्कि हम उनको चाह रहे हैं कि उनकी मार्केटिंग, उनको क्या प्रोडक्ट बनाना है, हम बल्कि मार्केट से हम
गुजारिश कर रहे हैं जो भी व्यापारी लोग हैं, जो उनके कारखाने में प्रोडक्ट बनते हैं, हमसे जुड़िए और हम आपका प्रोडक्ट खुद ऐसी महिलाओं से जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों से, हैंडीकैप लोग हैं जो चल नहीं सकते बट हाथों से काम कर सकते हैं, उनके लिए आप काम करना चाहते हैं। दरअसल मैंने आज इनको इसलिए उठाया कि अमूमन सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है हिंदू मुसलमान की, और बड़ा अच्छा नहीं लगता साहब, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हिंदू मुसलमान की बहस हो, बिल्कुल अच्छा नहीं। बहस होनी चाहिए काम की, किसी काम के मुद्दे पर, और कोई अगर कोई काम धंधा रोजगार पे बात हो तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आ रहे हैं आप? न्यूयॉर्क से? लखनऊ से? फिर टोपी तो आपने न्यूयॉर्क की पहनी है। अच्छा, गोमती नगर से आ रहे हैं, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, यहाँ पे आपने कहा कि खासतौर से महिलाओं के लिए, खासतौर से रोजगार उनके लिए जनरेट करना, मार्केट, उनके लिए मार्केटिंग करना, उनके लिए जनरेशन करना कि वो क्या काम करें, पूरा काउंसलिंग करना, इस पर आपकी ये फाउंडेशन काम कर रही है। आप बहुत साधुवाद हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पे जो लोग आए हैं या जुड़ना चाहते हैं, जी क्या नाम है आपका? रेहाना नाम है। नमस्ते सर। रेहाना जी, रेहाना क्या कर रही हैं मैं आप? कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी लड़की है ना, हम सिलाई कढ़ाई का काम हाँ, सिलाई का ही काम कर रही हैं? नहीं जी सर, मेरी बेटी भी सिलाई सीख रही है, लेकिन हमारे घर में मशीन है नहीं, इसके पापा हैंडीकैप हैं। हाँ हाँ, हमारे घर में कोई है नहीं करने वाला। मैं करती थी, मेरी जॉब भी लॉकडाउन की वजह से छूट गई है, तो मेरी बेटी की अधूरी है सर ये काम सिलाई। क्या नाम है बेटा? शाहीन। शाहीन। शाहीन, देखिए क्या बात है। मैं आपसे जानना, देखिए हाथ अंकन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, वो सामने काम वाले लोग चाहते हैं, आप यही काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये काम करें आप और इस तरह की चीजों को बनाएं, क्योंकि बाकी लोगों को तो बहस से फुर्सत नहीं है, फुसफुसाहट लंबी हो गई है कि पता नहीं बहस में मुद्दे पे कब आएंगे हिंदू मुसलमान पे, क्योंकि रट के तो वही आए थे, वो रट के तो वही आए थे, हिंदू मुसलमान पे बात करनी है जी, और आज मुझे बिल्कुल नहीं बात करनी है जी। मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं बोलूंगा, मुझे पता है अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो कुछ महंगाई के मुद्दे पर और सरकार क्या कर रही है, पर मुझे ना प्रतीक एक शेर याद आ गया जब आपने कहा कि सरकार क्या कर रही है जी। उसने कहा, जाते जाते जो तूने मुझे दाग लगाया था, हाँ, जाते जाते जो तूने मुझे दाग लगाया था, शायद उसी ने मुझे सबकी नजर से बचाया था। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके शेर पे आऊं, क्योंकि शेर से अगर पेट भर जाता तो मैं कवियों को कई मुशायरे बुलाता जी। इसमें पेट की बात छुपी हुई है, मैं जानता हूं। क्योंकि पड़ोस के मुल्कों को हम देखें और अपने को देखें, वाकई में नजर से किसी ने बचाया था। बहुत अच्छी बात है, नजर से बची रहे और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे, इससे बहुत सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं ये चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, अंकित जी आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं मुझे बताएं। हम सबसे पहले उनका काउंसलिंग क्या करना चाहते हैं, वो जैसे उन्होंने बताया स्टिचिंग का काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ मशीन नहीं देना चाहते, बल्कि हम उनका अच्छा सा कैसे वो प्रोडक्ट आगे सप्लाई करें, हमें एक पूरा चेन बनाना है कि उनके पास प्रोडक्ट हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक सिंपल सा रोटी कवर है और वो इसमें कोई ज्यादा बड़ी कारीगरी नहीं चाहिए उनको, सिंपल सा वो स्टिचिंग कर। मतलब कुल मिला के ये कि आपको सिर्फ मशीन नहीं देना चाहते, आपको एक मार्केट भी देना चाहते हैं, आप क्या काम कर सकती, क्या काम बना सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूं कि इस दिशा में ये प्रोग्राम बढ़े। मैं ये नहीं बिल्कुल चाहता कि ये प्रोग्राम सिर्फ उस कोठरी में बंद रहे, उस तालाब में रहे जिसमें सिर्फ छोटा सा एक आसमान दिखता है, पूरा विस्तृत आकाश दिखे, मैं चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह के लोग आगे आएं, कोई काम धंधा रोजगार इस पर कैसे जुड़ा जाए, कैसे बात हो, इस पर जरूर करें जी। मैं इस बहन के लिए आपके शो में आए हैं, हमारे लिए आदरणीय है, सभी देश के नागरिक आदरणीय है, पर इस बहन के लिए जो मशीन की जरूरत है आज आपके सामने मैं उसको स्पॉन्सर करने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं चैरिटी के हिस्से पे नहीं जाना चाहता, मैं चैरिटी के हिस्से पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कल यहां पे फिर 10 लोग और खड़े होंगे, कहेंगे साहब मुझे तो एक कार दिलवा दीजिए। हमें कार कहां से लाऊंगा साहब? क्या काम करते हैं हुजूर? बॉबी मशीन। अच्छा, कोई बड़े आदमी हैं? हैं? हाँ, बहुत बड़े आदमी हैं, है ना? बड़े नहीं है जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आपके, और मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज, तो कान तो बहुत तेज हैं, तो मैं कार कहां से लाऊंगा? लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कुछ लोग आगे आएं, योजना के साथ आएं, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जो ये यहाँ पे मौजूद है, और कोई अगर उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप, कोई रोजगार, कोई धंधा, कोई चीज युवाओं के लिए है तो जरूर शेयर करें। तमाम युवा यहाँ खड़ा होता है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात कहें एक दूसरे से। क्या नाम है आपका? रतुम सिंह। कहां से आप आए? संगम नगरी प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज। अच्छा, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज से आए हैं। तो कुछ कहना है? नहीं, कुछ कहना नहीं। कैसे आना हुआ इधर? ये आए थे इलाज के लिए एम्स में। तो हो गया, दिखा लिया? हाँ। अब तो आजकल अपॉइंटमेंट से हो जाता है ना? हाँ, हो जाता तो दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहन को दिखाना था। बहन, अच्छा बहन बगल में है? हाँ। तो आप बहुत जल्दी, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो आप, बहुत अच्छे हो। भाई पानी पिलाओ इनको। बातचीत का सिलसिला मैं जरूर शुरू करूंगा, लेकिन आपको मशीन का वादा हुआ है, पर मैं ये चाहता हूं कि ये कोई नजीर ना बने कि लोग कहें कि नहीं आगे से फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल भाई साहब आए कहने लगे भाई साहब मुझे एक कार की जरूरत है तो कार का इंतजाम कराइए। ये नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं इसको बहुत अच्छी चीज मानता भी नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि कोई एक ऐसी डिवाइस हो जहां पे लोगों को एक राह दिखाई जाए, उसके बाद उस रास्ते पे वो चलते बढ़े, तो बहुत अच्छा होगा। जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रतीक जी, आपका शो है और उसमें बार बार आप कहते हैं कि आइए बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। हाँ। तो जो मुद्दा आज का आपने पहले बताया और जो जनता के बीच में बात आई, हाँ। हमेशा बात हिंदू मुस्लिम की होती है, नहीं होती है, लेकिन एक उदाहरण है, दोनों की अलग अलग पहचान है और दोनों मिलकर जिसकी जरूरत है और जो जरूरत पूरी करने जा रहे हैं, दोनों की अलग पहचान है। अगर कोई सिल ना जानता है तो देश उसके साथ खड़ा है, लेकिन देश काटने वालों के विरोध में जरूर। ये बीजेपी के हैं, आज मैं किसी से परिचय नहीं कराऊंगा। इन्होंने हाँ सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। जिसकी निगाह नहीं गई वहां तक, देने वाले की निगाह नहीं गई, देने वाले ने नहीं बोला, जिसने मार्केट का इंतजाम किया उसने नहीं बोला, लेकिन इनकी निगाह वहीं चली गई। बोले अच्छा उनका नाम क्या है? शाहीन। हाँ, सुन लीजिए। हाँ। पहचान मैंने किसी की नहीं बताई, मैंने कहा दोनों की पहचान अलग है। हाँ। देश भेदभाव नहीं करता। अगर आप सिलना चाहते हैं, चाहे दिलों को सिए या कपड़े को, देश आपके साथ है। लेकिन आप तोड़ना चाहते हैं, आप काटना चाहते हैं, आप पीटना चाहते हैं, तो देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। बुलडोजर से ये क्या कर रहे होते हैं? किसके ऊपर? बुलडोजर से आप देश को तोड़ने का काम नहीं करते। बुलडोजर कब से न्याय का यंत्र हो गया? बिल्कुल। बुलडोजर तो न्याय का यंत्र कभी नहीं बन सकता। मैंने पहले भी कहा है, न्याय का यंत्र देश का संविधान बनेगा, देश के आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं बनेंगी। प्रतीक जी, हिंदुस्तान के जनता की असली समस्या यही है जिसका निवारण यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं, लोग महंगाई की बात करना चाहते हैं, लेकिन 4 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी भेज देती है ज्ञानवापी में, जाके वहां पर गौरी श्रृंगार का पूजा करने के लिए आप सर्वे कराइए। हिंदुस्तान के मूल मुद्दे से भटकाने के लिए सारी कवायद हो रही है। ये जरूरत की चीजें हैं, इस पे बात होनी चाहिए। और जितने यहाँ लोग खड़े हैं वो सारे लोग इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये कहाँ चले गए? सिलने काटने, इधर और उधर की बात करेंगे। समाज की यही सच्चाई से रूबरू होना चाहिए इनको। जो कुछ ज्ञान पापी का जिक्र किया उसमें भाजपा ऑफिस से ऑर्डर पास नहीं हुआ था, ऑर्डर कोर्ट ने पास किया और आज भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के उस याचिका को खारिज कर दिया। आखिर डर क्यों है? सच्चाई को सामने लाने से क्यों डरना चाहिए? गजब है भाई, इतिहास की कौन सी सच्चाई से आपको डर लगता? क्या नाम है साहब? अच्छा वही न्यूयॉर्क वाले भैया। ध्रुव कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आज तक इन्होंने अपनी जेब से किसी की मदद की है? हर चीज फ्री, क्यों? वो हमारा ही पैसा है जो मुझे फ्री दिया जा रहा है। करे हमारा ही पैसा है, तो मैं तो बाकी कुछ नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहीन। अगर कोई चीज सिलिएगा तो हमारे लिए भी एक चीज सिल के लाइएगा, जरूर लाइएगा, और यहाँ पे लाइएगा। और मैं किसी को पहनाऊंगा, उसमें मजहब जो ढूंढते हैं, जो उसमें रंग ढूंढते हैं, मैं बहुत माफी के साथ कहता हूं कि किसी का काम बने, कोई काम आगे बढ़े, कोई तरक्की हो, ये बहुत अच्छी बात है। ना कि सिर्फ खोपड़ी हिला के चले जाएं आप, है ना? कुछ ऐसा काम करें, अच्छा काम करें तो बहुत बढ़िया बात है। जी जनाब, आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, हाँ मैं आ गया। तुम्हारा तो दिमाग फ्री पे ही है, क्योंकि फ्री, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा फ्री पे है मामला। प्रतीक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, हाँ। महंगाई पे बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। आज भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए केंद्र की सरकार ने बढ़ाई है। 1000 रुपए का एलपीजी सिलेंडर कोई गरीब आदमी कैसे अपने परिवार की रोटी चलाएगा? मेरी समझ से तो बाहर है। इनकी समझ में आता हो तो इनसे समझ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, आज पेट्रोल डीजल पेट्रोल प्रोडक्ट के नाम पे केंद्र की सरकार ने लूट मचाई है। महंगाई का ये आलम है कि पिछले 6 महीने में एक आदमी के जो घर का जो किराना खर्च है वो 45% बढ़ गया और एक महीने
महीने में 15% बढ़ गया। इससे बुरी बात, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं सकती कि देश के गरीब आदमी का आज रहना मुश्किल हो गया, खाना मुश्किल हो गया। केजरीवाल सरकार ने कितनी राहत दी। जब सरकार ने देश की तमाम राज्य सरकारों ने वैट की दरें घटाई थी, ये सो रहे थे। और मुद्दा 2 दिन से, प्रतीक जी 2 दिन से मुद्दा बना हुआ है तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी। किनकी करतूत है? मुद्दे क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? पंजाब में सरकार मिली है, पंजाब के लोगों को राहत देने की बात होती, ये विरोधियों को पकड़ करके जेल पहुंचाने का षड्यंत्र कौन रच रहा है? प्रतीक, फिर मैं कह रहा हूं कि देश में मुद्दा तेजिंदर बग्गा नहीं है, देश में मुद्दा महंगाई है। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? मैं जी घर से आ रहा हूँ। नहीं, घर से तो आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप सबके सामने बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि ऐसे ही पूछा जाता है ना बातचीत शुरू करने के लिए, ये कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम चोपड़ा है जी। और मैं म्यूचुअल फंड नाम चोपड़ा, पूरा नाम बताइए। पूरा कहूँगा तो फिर आप हिल जाओगे। प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा जी। ठीक है जी। कितना अच्छे आदमी है वो प्रेम चोपड़ा साहब से आप मिलिए तो कितने अच्छे आदमी है वो। जी। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हाँ। और इंश्योरेंस बेचता हूँ, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस, RBI बॉन्ड्स। जी, बहुत अच्छी बात है। मार्केट आपके सामने सजी है, इसी वजह से आगे। हाँ, रोज सजी है। के लिए आप बधाई का नहीं, आप हिस्सा बने इस मार्केट का और इसमें से अपॉर्चुनिटीज खोजें। जैसे एक अपॉर्चुनिटी कहीं भी, किसी को भी कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, रोशनी मिले, वो बहुत बढ़िया बात है। और मैं चाहता हूं ये प्लेटफॉर्म उसी के काम आए, उसी के हित में इस्तेमाल हो। कपूर साहब जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डिकेड भारत का हो सकता है, क्योंकि इस टाइम बहुत जरूरी है। अगर हम देखें कि जो हमारा ग्रेटेस्ट एसेट है इस कंट्री का, वो है यूथ। आज इंडिया जो है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ है इन द वर्ल्ड, और बहुत जरूरी है कि उनको सही प्रोडक्टिव रास्ते पे चैनलाइज करना जरूरी है। और उसके लिए इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, इन सबको मिलकर काम करना है। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दी तो हम देखेंगे कि इस दशक के बाद भारत पीछे छूट जाएगा। यानी ये यूथ जो है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। भैया जी बड़ा गंभीर विषय है, उसमें मैं जोड़ूंगा। देखिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी यही बात बोलते थे कि भारत में जो आबादी है, जो युवाओं की आबादी है, वो बड़ी हम लोगों के लिए जो है कि वो संसाधन के रूप में। लेकिन 2019-20 आते आते उन्होंने इस आबादी को फिर बोझ बताना शुरू कर दिया कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करो। मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और आप अलग अलग, आपके राज्य में तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने जा रहे हैं। आपने देखा है कि देश, आपको तो देश को बधाई देना चाहिए। आपका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेशियो, आपका 2.1 जो होना चाहिए 2.2 पे देश पहुंच चुका है। आप बधाई दीजिए पूरे देश को कि देश जनसंख्या नियंत्रण करने की तरफ अग्रसर है। 2048 में देश की आबादी 161 करोड़ पहुंचेगी और उसके बाद उसके बाद देश की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने जो बोला है, अगर आप जबरदस्ती जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो उल्टे हमारी युवाओं की आबादी घटेगी और देश का संसाधन भी बिगड़ेगा। राइट। आप आंकड़े देखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं? मैं स्टॉप वॉच लगा रहा था कि मैं उतना समय ले सकूं आपसे। हाँ, और सुनिए, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, जवाब मिल जाएगा। बिहार जैसे राज्य का नाम सुना होगा। बिहार का नाम पीछे नीचे से सबसे ऊपर उसको माना जाता था और लंबे समय इनकी सरकारें रही। आज बिहार में एक बदलाव दिख रहा है। बिहार समेत अन्य राज्यों में, बिहार का उदाहरण इसलिए दिया, बिहार और इंडस्ट्री दोनों दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव माने जाते थे। बिहार में पीछे 1 महीने के अंदर 2 बड़ी इंडस्ट्री का उद्घाटन, न केवल शिलान्यास हमारी सरकार में हुआ बल्कि उद्घाटन भी साल भर के अंदर हुआ और बिहार के लोगों को भी रोजगार मिलने जा रहा है। नोएडा आप रहते, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में आगे बढ़ रही है। अब देख लीजिए इनको कितनी बड़ी बीमारी है। सबसे ज्यादा शिकायत बिहार में कॉलेज छोड़ने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा ज्ञानी बिहार के लोग। लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति राइट। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री का काम हो रहा है, ये उत्तर भी उल्लेख कर रहे हैं। मेरे एक साथी ने, मजदूर नहीं मालिक बनिए। हाँ जी प्रतीक जी, मेरे एक साथी ने पूछा कि दिल्ली की सरकार क्या कर रही है महंगाई पे। दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो हर परिवार को 8 से 10 हजार रुपए महीने की राहत देने का काम कर रहे हैं। बिजली पे, पानी पे, दवाई पे, अस्पताल पे, शिक्षा पे, इन सब चीजों पे 8 से 10 हजार रुपए महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को फ्री में यात्रा करा रहे हैं। हाँ। तभी तो यही हालत है दिल्ली का। पानी दूंगा, स्विमिंग पूल अपने घर में बनाऊंगा, तुम भूखे मरो, पानी नहीं दूंगा। ये है केजरीवाल। No, जी जनाब, नहीं, तुम चुप रहो। तुम रोज आते हो, रोज वाले से नहीं पूछेंगे जी। ना बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं
गाजियाबाद से हूँ जी। मैं डॉक्टर पवन कुमार राय हाँ। और ये है हमारे मित्र है, साथी हैं आलम जी और एक मिनट को, अरे चेक वाले भैया। हाँ जी। ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ हाँ। और ब्राह्मण हूँ। अच्छा। हम मिल करके रहते हैं, मोदी जी को आइकॉन मानते हैं। ये पार्टियां सारी बेकार हैं। सबको हिंदू मुस्लिम मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आज कोरोना की वजह से महंगाई हमारी 2.7 ट्रिलियन हो गई है, जो 6.5 ट्रिलियन होती थी, आज उस पर ध्यान देना चाहिए। हर कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक किसी भी स्टेट का कोई भी हो, सबको देश और प्रदेश। क्या नाम है आपका साहब? मैं डॉक्टर पवन कुमार राय। डॉक्टर पवन कुमार, आपका जनाब? मेरा नाम आलम है। आलम जी और डॉक्टर पवन कुमार जी अच्छे दोस्त हैं और आज आए हैं, कहने लगे मोदी जी उनके आइडल हैं और ये जो बाकी पार्टियां ये जो यहाँ खड़ी हैं वो सब झूठ बोल रही हैं और ये ठीक नहीं है। हिंदू मुसलमान करना बिल्कुल गलत बात है। जी नमस्ते बहन जी, मैं आया बहुत दूर से, मतलब जैसे कहाँ से? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हूँ। अरे छत्तीसगढ़ नहीं अंबिकापुर, हाँ वहाँ नहीं, मैं जाता हूँ बस अंबिकापुर में, वहाँ पहुंचा हूँ। एक मिनट चली गई बहन जी, चलिए अंबिकापुर वालों का नंबर आ गया। मांग है मेरा भैया जी, भारत सरकार से निवेदन है आपसे, आपके माध्यम से। हम लोग के लिए दिल्ली बहुत दूर होता है। हाँ। तो अगर वहाँ जो फ्लाइट रनवे बन गया अंबिकापुर में, पूरा काम भारत सरकार के द्वारा हो गया, फ्लाइट में देरी हो गया, जल्दी से जल्दी चालू हो ताकि हम लोग यहाँ हमेशा आ सके। हाँ, अंबिकापुर से फ्लाइट आनी चाहिए यहाँ पे छत्तीसगढ़। आपके यहाँ मैं देखता हूँ ज्यादातर यूपी बिहार के लोग यहाँ आ जाते हैं। हाँ। और हम लोग छत्तीसगढ़ के कम लोग आ पाते हैं, कहें कि हमारे साधन नहीं है। हाँ। ट्रेन लाइन भी नहीं है वहाँ तक, मैन पार्ट सीतापुर में। हाँ। है ना? हाँ, कहाँ पे? अपना सीतापुर में। हाँ। मैन पार्ट आप सुने होंगे। हाँ। हिल स्टेशन है वहाँ। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल हम लोग माने छत्तीसगढ़ से हैं और आज शनिवार का दिन जो है हमें लगता है कि जनता को डेडिकेट करना चाहिए और निश्चित तौर से उनकी बात सुनी चाहिए। अंबिकापुर से हमें आ रहा, ऑफकोर्स आ रहा हमें अंबिकापुर में उन्होंने आपने एयरपोर्ट बना दिया लेकिन फ्लाइट अभी नहीं है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया और अंबिकापुर के साथ साथ मेरे पड़ोस में एक बन रहा है, मेरे घर से 70 किलोमीटर पर। हाँ। देवघर का एयरपोर्ट और काफी सारे इलाकों को, लोगों को उससे फायदा होने वाला है। लेकिन आप देखिए कि अरे सुन लीजिए, यही गड़बड़ है यहाँ पर। जब मुद्दे हो, अरे सुन लीजिए, जब मुद्दे संवेदनशील हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार की राजनीति के चक्कर में वो मामला फंसा हुआ है। लगातार वहाँ के सांसद और मंत्री उसमें ध्यान दे रहे हैं। एक अप्रोच रोड के कारण देवघर का रुका हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। मैं अपील करता हूँ शीघ्र इस तरह के मामलों को निष्पादित करें। प्रधानमंत्री ने ना, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय समय नहीं दे रहा है उद्घाटन के लिए। अप्रोच रोड भी बन चुका है और पिछले साल सितंबर में ही तैयार है। बिल्कुल सही बात। मैं आया इधर से हाथ को उठा था। जी मैं कहना चाहता, मेरा नाम राकेश। क्या नाम है? एक मिनट को आ रहे भाई। हाँ जी, अरे वन बाय वन उनका डिस्टर्बेंस होता है। हाँ जी, राकेश शांडिल नाम हुआ, पटना से हूँ मैं। बोल दिया। हाँ जी, राकेश शांडिल नाम हुआ, पटना से हूँ मैं। आज के डेट में जिस तरीके से सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जी सुनिए, युवाओं को लेकर के जितना जो एक सोच है इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। हाँ। जिस तरीके से इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया, हाँ। हम भी वोटर, हमने भी वोट दिया बीजेपी को, लेकिन जिस तरीके से एक स्किल डेवलपमेंट के लिए बातचीत हुई उस पर काम उस तरीके से नहीं हो पाया। हाँ। आपस में जो सरकार नीतीश कुमार की थी और जो बीजेपी थी आपस में ही कंपटीशन कर बैठे और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों प्रोग्राम आज सफल नहीं है। हाँ। जितना रिसोर्स वहाँ पे 6 से 7 करोड़ युवा है, आज अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिली रहती तो आज वो अलग राज्यों में जाकर के अपने रोजगार के, अपने राज्य में भी अपने रोजगार को उठाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने राज्य में अपना ही रोजगार होना चाहिए। जी, जो जिसकी तरफ वो विप्लव जी इशारा कर रहे थे। अभी भी इस पे फोकस नहीं है और अभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात की लड़ाई में है कि कौन बेहतर कर दे। बिहार का उल्लेख आप कर रहे थे। जी, क्या नाम है बेटा? नीतीश सिंह नाम है अंकल। हाँ, मैं कहाँ से हैं आप? मैं बनारस में रहता हूँ लेकिन गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो मैं उस अंकल से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने। कौन अंकल? यहाँ है ही नहीं, सब यहाँ पे तो सब नौजवान आदमी खड़े हैं जो तिलक लगाए हुए, व्हाइट शर्ट पहने हुए। अरे वो अंकल नहीं है, वो तो भाई साहब है छोटे। इनकी उम्र क्या है? कुछ नहीं उम्र है। क्या उम्र है आपकी? 45 होगी उसके लिए तो 45। अरे 45 क्या, 40 साल की है, 40 साल की। ओके, सॉरी। हाँ, तो सर ने बोला कि ये गैस सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए पर सिलेंडर हो चुका है। 50 रुपए बढ़ा। जी, तो वो उन्होंने बोला कि ये महंगाई बढ़ गई है। तो सर आप ये बताएं कि जो किसान पहले, आज 2 साल पहले 30 रुपए लीटर, 25 रुपए लीटर दूध देते थे, वही किसान आज 50 और 60 रुपए किलो लीटर दूध देते हैं। तो सर क्या वहाँ महंगाई नहीं बढ़ी है कि सिलेंडर के लिए वो डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं? एक बार किसान को भी तो बोला जाए कि जो आप 25 देते थे वो आज डबल करके 50 क्यों दे रहे हैं? 50 देने के बावजूद भी उसमें ये गारंटी नहीं ले रहे कि हम उसमें पानी मिक्स नहीं। तुम्हारा वोट है? हाँ, वोट डालते हो? जी। कहाँ, कौन सी जगह बताया? गाजीपुर। ये तर्क वैसा ही है भाई साहब कि 200 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन वोट मैं मोदी जी को ही दूंगा। अब आप
ना 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 ना, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ, ईमानदार आदमी को देना ही पड़ेगा, मोदी जी को, ढोंगी आदमी को नहीं दूंगा। भेड़िया का चाल में चला केजरीवाल, बग्गा को उठा के ले गया पंजाब। हाँ 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 हाँ, जी जी, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ भैया जी, हाँ, महंगाई के ऊपर देखिए लगातार चर्चा हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या कहना है उसके महंगाई के ऊपर यदि आते हैं तो आप बताइए, महंगाई का एक प्रमुख मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन है। इसके पहले हमने कोरोना काल को देखा, भीषण कोरोना काल में के बावजूद भी आप देखिए विकास दर हमारा 8% से ज्यादा है। हम लोग अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अमेरिका को सुपर पावर मानते थे, आज उसकी विकास दर आप देखें 2.9%। तो आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो अमेरिका से अभी भी हम आगे हैं, भारत अभी भी आगे है। उसके बाद रोजगार, ये राहुल जी, ये राहुल गांधी, मैं सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी हम ये कह रहे हैं, नहीं ठीक है, क्यों सुन ले आपकी, राहुल गांधी के राज में मनमोहन सिंह के राज में और महंगाई कहाँ पर था, क्या हुआ था, नहीं दूंगा, ये तरीका ठीक है, इन्होंने बात काट दी। आप पेट्रोल का कीमत देखिए बहुत ज्यादा निर्भर करता है महंगाई के ऊपर। आज देखिए जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, राजस्थान को आप देख लीजिए, इसमें या महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार है, छत्तीसगढ़ में आप देखिए वहां पे वैट ये पेट्रोल से कितनी ज्यादा कमाई करें। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि हम 16 रुपया यदि सरकार ले रही है, वहीं आप महाराष्ट्र और राजस्थान में 32 रुपया है। आपको मैंने शुरू में महंगाई हमारे अड़ोस पड़ोस की बताई, मैंने आज टॉपिक तय नहीं किया था और तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुद्दा चला गया महंगाई की तरफ। आपका शो महंगा होता जा रहा है। महंगा तो आप देखिए, टर्की एक देश है, आपको मालूम है, कल मेरी वहां किसी से बात हुई फोन पर, उसने कहा साहब दूध लेने में गया, एक दिन मुझे मिला 70 रुपए लीटर, अगले दिन गया 75, उससे अगले दिन गया 80 रुपए, उससे अगले दिन 90 रुपए। ये हालत महंगाई की दुनिया भर में हो रही है। पर यह भी सच है कि भारत में भी महंगाई की वजह से सबका बजट 25 से 45% तक बिगड़ चुका है। तो मेरी सरकार को सलाह यह है कि जब आपने पैंडेमिक शुरू नहीं हुआ था, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, उस समय जो आपने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की कीमतें बढ़ाई थी, उसको अब आपका जीएसटी नॉर्मल आने लग गया। 1,68,000 करोड़ पिछले महीने का जीएसटी आया है, उसको अब आप वापस करके कुछ न कुछ राहत जनता को दी जानी चाहिए। मैं आ रहा हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। मिट्टी की है जो खुशबू, लालू जी के पास बचा है क्या चारा भी और कोई, इफ्तारी ही चारा है या चारे की इफ्तारी है। जब डिबेट हम आपकी बहुत सुनते हैं और जब डिबेट आप कर रहे होते हैं तो आप जेडीयू के प्रवक्ता कम भाजपा के ज्यादा लगते हैं। महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, थाईलैंड में पार्टी करने वाले पहुंचे हैं नेपाल में। आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, हमारी फुलवारी तुम्हारी भाजपा चढ़ गई। में छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों को बाहर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां भीषण बमबारी की। जैसे ही जमीन पर गिरने के बाद बम फटता, ऐसा लगता मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो, और वहां से उठते गाढ़े काले धुएं ने तो उस पूरे इलाके को ही ढक दिया। इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने के लिए अज़ोव फोर्स के कमांडर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की अपील की। अज़ोव फोर्स यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट है, जिसे मारियोपोल में रूसी सेना से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया था, जिसके सामने रूसी बमबारी के बीच अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का जिम्मा था, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि रूसी सेना पूरे प्लांट को घेर कर उस पर लगातार टैंक से गोले दाग रही थी। यही वजह है कि अज़ोव बटालियन के डिप्टी कमांडर स्वातोस्लाव पालामार ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अज़ोव फोर्स के कमांडर का दावा है कि प्लांट में जान बचाने के लिए कई नागरिक छिपे हैं, जिनमें कुछ बुरी तरह घायल हैं, जबकि कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। Добу як ворог прорвався на територію заводу Азовсталь, де тривають важкі кровопролитні бої. हालांकि रूस मारियोपोल में 3 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान कर चुका है।
लेकिन यूरोप का आरोप है कि सीज फायर के दौरान भी रूसी सेना स्टील प्लांट को निशाना बनाने से नहीं चूक रही, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है। उधर डोनेट्स्क के एक इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन के एक टैंक पर आसमान से जमकर बम बरसाए। पुतिन की फौज के इस हमले के बाद टैंक में मौजूद यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हुए, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में खड़े यूक्रेन की सेना के एक टैंक पर रूसी सेना बम बरसाती दिखी। टैंक पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धुएं का गुबार छा गया। धुआं छटा तो वहां 2 सैनिक दिखाई दिए। एक टैंक के पास खड़ा था जबकि दूसरा उससे थोड़ी दूरी पर था। तभी रूसी फौज ने टैंक पर एक और बम गिरा दिया, जिससे आसपास का पूरा इलाका थर्रा उठा। टैंक से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। थोड़ी देर बाद टैंक से यूक्रेन का एक सैनिक बाहर निकला और बिना देर किए जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी तरह एक और सैनिक टैंक से कूदकर वहां से भाग निकला, जबकि एक दूसरा सैनिक जान बचाने के लिए रेंगते हुए पास में बने एक गड्ढे में छिप गया। वहीं रूस ने आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने और खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन को रोकने के लिए यूक्रेन के कई गोदामों को अपना निशाना बनाया। वहां के कई इलाकों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है और उनमें कीव के कुछ बाहरी इलाके भी हैं, जहां रूस की मिसाइलें जमकर बरस। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमन चोपड़ा को 3 में से 2 एफआईआर में राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ बूंदी और अलवर में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। वहीं डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर पर भी जोधपुर में सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है कि एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद राजस्थान पुलिस आज अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंची और कई जगह तलाशी ली। खास बात यह है कि राजस्थान पुलिस लोकल पुलिस को बिना बताए अमन चोपड़ा के घर पहुंच गई। यही नहीं, राजस्थान पुलिस ने फ्लैट में ताला लगे होने पर उसे तोड़ने की भी कोशिश की। अमन चोपड़ा के समर्थन में ट्विटर पर कई हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। इनमें हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा और इसके साथ ही हैशटैग नेशन विद अमन चोपड़ा ट्रेंड हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस भी चस्पा किया, उसमें क्या कुछ कहा? नहीं, वो गिरफ्तारी वारंटी है, वो गिरफ्तारी वारंटी चस्पा किया है। वो लीगल जो प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। इशू ये था कि वेदर दीज FIRs which are subsequent are they maintainable, because the law is that FIR once registered there cannot be a second FIR for the self same incident. तो ये दोनों FIR जो बाद में दर्ज हुई ये मेंटेनेबल नहीं है, ये कहते हुए लॉ ले डाउन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसकी लाइट में नोटिस जारी करके अमन चोपड़ा साहब की जो अरेस्ट है 2 FIRs में वो स्टे की है और मैटर को 2 हफ्ते बाद रखा है। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राजस्थान पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद, क्या कहेंगे, लगातार राजस्थान पुलिस जो है जिस तरह रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, बावजूद उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई? ये इमरजेंसी माइंडसेट और तानाशाही रवैया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, जो उनकी रगों में वैसे ही है इंदिरा गांधी जी के जमाने में, कि किस प्रकार से स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने के लिए एक तो फर्जी मुकदमे करो और जब उस पर स्टे आ जाता है तब भी एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक रूप से उसे तोड़ने के लिए और एक समूह को परेशान करने के लिए इस प्रकार से पुलिस को भेजना, इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, यही इनका चरित्र है। चाहे आप देखिए जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो हमेशा मीडिया के प्रति इस प्रकार का उनका रवैया रहा है और मैं इसकी सख्त भर्त्सना करता हूं। इनसे करौली का मुख्य आरोपी मतलूब नहीं पकड़ा जाता, परंतु जो सच्चाई की बात करता है, जो जवाबदेही का कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चख दे
हो चख दे इंडिया, चख दे हो चख दे इंडिया, चख दे हो चख दे इंडिया, इंडिया चख दे हो चख दे इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं यहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आज मैंने शुरुआत में सबसे पहले ये कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि आज का टॉपिक क्या है, किस पर बातचीत होनी है। ये आप तय करेंगे या आप लोग तय करेंगे कि किस पर बात हो, कहां से बात हो, क्योंकि रोज हिंदू मुसलमान पे बात हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है कि रोज आप तोता मैना और उसकी तरह से लोग लड़ाना शुरू कर दे। क्या नाम है? अरे ये जो हंसी है ना, मेरी बात को बिल्कुल तस्दीक करती है, मेरी बात को बिल्कुल सच्चाई बताती है कि मैंने ठीक बोला है। क्या नाम है आपका? दीक्षिता। दीक्षिता, वाह। दीक्षिता किस क्लास में आप? सेकंड सी। सेकंड सी। जो बात दीक्षिता को समझ में आ सकती है, वो बात बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे नेताओं ने अपने गले साफ कर लिए। जी सवाल है मेरा सर, आम आदमी पार्टी से सवाल है। अच्छा जी सर, इनके जो आपने फ्री के किस्से उस कोने से तो सुन लिए, वो दिल्ली से थे। हाँ। मैं आऊँ मोहाली से, पंजाब से। हाँ। वहाँ पर ये हाल है इनके फ्री के मुद्दों का, फ्री की बिजली का, हाँ। कि बिजली जा नहीं रही है, हाँ। बल्कि बार बार आ रही है। पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। ये है इनकी फ्री की बिजली जो पूरे रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, कहाँ से आए? वहाँ से, मोहाली से। तो कैसे आना हुआ दिल्ली? घूमने आए हैं। किसके साथ? अकेले। अकेले? झूठ बोले हो क्या? किसी और के भी साथ आए हो? हाँ, पूछना चाहिए भाई। तो इनसे पूछना चाहेंगे किससे? आम आदमी पार्टी से, कि फ्री का जो चीज था वो लिमिटेड था या अनलिमिटेड है? फ्री का मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो दीक्षिता, जो तुमने बात कही बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही हंसी पे तुमने बात कही कि मुझे नहीं लगता कि रोज रोज एक ही मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। रोजी रोजगार, रोटी पर बात हो, लोगों को रोजी रोजगार, रोटी से मतलब ये नहीं सिर्फ सरकार, इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने क्या सोचा, हम क्या बना सकते हैं, इस पर। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। अमन जी, तो अमन जी क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं? अच्छा जी, तो छुट्टी हो गई, इधर आ रहे हैं? छुट्टी हो गई। तो कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से, दोनों से सवाल है। जी बोलिए अमन जी। जी सर, बीजेपी से सवाल है कि जो हजारों साल से जो हिंदू मुस्लिम दंगे चले आ रहे हैं, जब भी किसी भी की सरकार हो, लेकिन कभी न कभी दंगे हर पार्टी की सरकार में होते हैं, चाहे इससे पहले हम गुलाम थे नहीं थे। तो इनके पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन आखिर है क्या? इस चीज परमानेंट सॉल्यूशन क्या है बीजेपी के पास? हालांकि ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में होते हैं तो दंगे बिल्कुल नहीं होते हैं। सर, दंगे तो देखा जाए तो अभी भी हो रहे हैं। हाँ। चाहे इनकी किसी भी स्टेट में सरकार हो। दूसरा उनसे क्या सवाल है? आम आदमी पार्टी से सवाल है कि वो लोग मतलब जितना काम करते हैं उससे कई गुना बढ़ाकर दिखाते हैं। जितना काम करते हैं उससे कई गुना। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं आ रहा, इनको दे देते। मेरा उत्तर होगा ना भाई। मेरा पहले सवाल मेरे से, सवाल पिछली बार मेरे। हाँ, ये विज्ञापन भी ज्यादा देते हैं, थोड़ा देखिए प्रतीक जी, यहाँ पे चर्चा हुई महंगाई की और काफी लोगों ने बोला कि पेट्रोल पे वैट क्या है, डीजल पे क्या वैट है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर देश की 80% जनता मांगती है कि देश में पेट्रोल प्रोडक्ट्स, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही है सरकार? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैं बार बार ये इल्जाम लगा रहा हूं कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स का माफिया देश में चल रहा है और जिसको फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र की सरकार इस पेट्रोल प्रोडक्ट्स को जीएसटी में नहीं ला रही। दूसरा सवाल भाई ने पूछा, मैं कह रहा हूं, जो भाई ने कहा मैं बता रहा हूं कि देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2016 तक सिर्फ 1100 सांप्रदायिक दंगे हुए और 2016 से लेकर 2020 तक 4000 सांप्रदायिक दंगे इस देश में हुए हैं। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगों में बढ़ोतरी हुई है। राइट,
उन्होंने प्रश्न क्या पूछा कि काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन दोनों गोल कर गए। क्योंकि सवाल कौन पूछे साहब, सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा, सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा। किसी को जेल भेजेंगे, किसी को फांसी पर लटकाकर मार देंगे। यही केजरीवाल से लेकर बंगाल की ममता बनर्जी की नीति है। लेकिन मैं उनको जवाब देता हूं। उन्होंने कहा ये सांप्रदायिक, इन्होंने कहा वो सांप्रदायिक हिंसा कैसे खत्म होगी। सांप्रदायिक हिंसा ऐसे खत्म होगी कि सांप्रदायिक दंगाइयों को जो हिंसा करने वाले हैं, पत्थरबाजी आगजनी करने वाले हैं, उनकी पहचान देखे बिना उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, उनको जेल भेजेंगे पहचान देखे बिना। और समाज में जो भी लोग मौजूद हैं, पीड़ित का पक्ष देखकर, पीड़ित की पहचान देखकर उसके साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि कोई भी पीड़ित हो उसके साथ हम खड़े होंगे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ग का हो। ये जिस दिन समाज स्वीकार कर लेगा और जिस दिन हमारी सरकारें बिना पहचान देखे दंगाइयों पर बुलडोजर चलाएंगी। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, सुनने में कितना अच्छा लगता है। भी चलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, दंगाइयों को देख करके, दंगाइयों को देख कर चलाते हैं। बोलना दीजिए ना, सुनिए ना, गुप्ता जी का गिरा, सुनिए ना महाराज, गुप्ता जी का भी गिरा, सबका गिरा, जिसके भी अवैध बुलडोजर होंगे। इनका वादा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम, सरसों तेल का दाम, किराना सामान का दाम, सबका दाम हाई स्तर पे चल रहा है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये लोगों की जेबें लूट रही है। 80% देश का पैसा 4 लोगों की जेब में है। 80% देश का पैसा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि जीएसटी में क्यों नहीं लाते। सच है, जीएसटी में लाने के बाद 25-30 रुपए, 25-30 रुपए 1 लीटर पे फर्क पड़ेगा। पर हकीकत यह है 35 रुपए उधर पीछे बता रहे भाई साहब, 35 रुपए पड़ जाएगा। खैर अलग अलग राज्य में अलग अलग है। और राज्यों की अगर आप बैलेंस शीट खोल के देखें, राज्यों की हालत देखें, लाखों रुपए का कर्ज हर राज्य के ऊपर है। और आप मुझे इजाजत दें तो मैं सब युवाओं को एक सलाह देना चाहता हूं। बिल्कुल युवाओं को सलाह दीजिए, क्योंकि बात रोजगार की है, बात कामकाज की है, बात महंगाई की है। मेरा यह मानना है कि जिस भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो अगर छोटी सी कोशिश करे कुछ अपना काम करने की, मुझे लगता है उसमें संभावनाएं बहुत है। मैं ऐसे बहुत सारे युवाओं से मिला प्रतीक, जो कि कुछ नहीं करते थे और कई साल तक नौकरी ढूंढते रहे। जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, आज मैं उनका नाम तो यहां नहीं जिक्र कर सकता, आज वो करोड़ोंपति बन गए हैं। और ये बात चंद सालों की है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। और एक और सलाह देना चाहूंगा, आप जो बीए बीकॉम कोर्स करते हैं, बीए बीकॉम बीएससी, मुझे ये बताइए कि बीए बीकॉम के बाद आप किसी लायक होते हैं? क्या आपको नौकरी मिलती है? हकीकत है कि नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा कोर्स करें पढ़ाई के दौरान, जिससे कि आपको सीधा, यही अमेरिका करता है, यही यूरोप करता है, वहां कॉलेज में ही नौकरी के लिए तैयार कर दिया जाता है, जो कि हमारे यहां नहीं होता। मैं सबको सलाह दूंगा, आप बीए बीकॉम की जगह नौकरी मिलने वाले और रोजगार शुरू करने वाले कोर्स करें। ये सभी युवाओं को मेरी सलाह है। मैं देखिए, इन्होंने कई चीजें कही। देखिए, इस समय युवा ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, युवा तो अब नौकरी खोजते खोजते आप आंकड़े देखिए कि अब बहुत सारे लोगों ने नौकरी खोजना बंद कर दिया है, क्योंकि नौकरी के अवसर नहीं बचे हुए हैं। देखिए, महंगाई के नाम पे हम लोग हमेशा ये नहीं कह सकते कि पड़ोस में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, इसी कारण से भारत में भी महंगाई है। भारत सरकार जब आई थी 2014 में और उन्होंने महंगाई के ऊपर हमला किया था, तो ये कहा था कि नहीं, पूरे दुनिया में जब स्थितियां सही होंगी तभी हम अच्छे दिन लाएंगे। ये शर्त नहीं रखा था टर्म एंड कंडीशन। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, महंगाई के मामले में मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप ऐसे स्थिति में जिस समय अभी देखिए रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, सरकार मजबूत क्यों नहीं कर रही है उसको? आज आप देखिए रुपया आपका लगातार नीचे गिर रहा है। वक्त नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। नंबर 2, आप सुन लीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, आप आखिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ईरान से क्यों नहीं मंगाते? नहीं, आप ईरान से क्यों नहीं खरीदते? आप वहाँ पे क्यों अमेरिका के दबाव में रहते हैं? आप रूस से ले सकते तो आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते? ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। राइट, मैं आया, बहुत देर से मैं देख रहा था, मैं आपके पास आ नहीं पा रहा था। जी नमस्ते साहब। नमस्कार जी, धर्मवीर कुमार मेरा नाम हुआ जी। मैं अभी जस्ट यूक्रेन से आया हूँ। यूक्रेन से? वहाँ पे मैंने 35 अरे वहाँ तो बड़ा हालत खराब है। कोई दिक्कत नहीं सर, वो हाल फिर भी हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे कारण है, यूक्रेन से आए हैं जी जी। वहाँ पे, अरे रुको, लाल टी शर्ट। हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग 87 से रह रहे थे वहाँ पे यूक्रेन में। पहले सोवियत यूनियन था, उसके बाद यूक्रेन बना, रसिया बना, सब बना। हम बता रहे हैं, इससे कांग्रेस की जो सरकारें थी 2014 तक, हम लोग भुक्तभोगी हैं वहाँ के। जब वहाँ पे कोई इनकी एम्बेसी, जो भी थी, हमारी एम्बेसी थी इंडियन गवर्नमेंट की, वो सुनती नहीं थी कुछ भी, किसी विद्यार्थी की बात या किसी बिजनेसमैन की बात, किसी की नहीं। वो अपने करते थे, नेता जो बोलते थे वही करते थे। आज 14 के बाद से
हम लोग विद्यार्थी लोग या जो भी यहाँ वहाँ पे जाते हैं, कोई भी काम के लिए जाते थे एम्बेसी, यूक्रेन में या किसी कंट्री में, CIS के कंट्री में, सभी काम 3 दिन के अंदर होता था। एक बार मैंने अपना पासपोर्ट अपना अप्लाई किया कि मेरे रिन्यूअल करना है, बोले 15 दिन में बनेगा। 15वां दिन मैंने फोन किया, बना कि नहीं बना, मैं कंप्लेन करूं क्या? बोला आपका सर पासपोर्ट बना हुआ तैयार हुआ, ले जाइए। और वो पहले यही था कि वहां पे जाते थे, अप्लाई करते थे, लेकिन सालों नहीं बनता था। तो ये चेंज आया है, बहुत चेंज आया। उसके बाद वहां पे लोगों ने ये देखा कि अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, सब इंडिया के साथ आना चाहते हैं। पूरे वहां के लोगों ने मोदी के साथ, हाँ मैं आ रहा हूँ, सुन लिया मैंने, कान में आ गया, मोदी है तो मुमकिन है। जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉब्स इस कंट्री के अंदर तभी क्रिएट हो पाएंगी जब आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। सुनो भाई, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, हमारे पास तो नौकरी है। हाँ। मैं ये कह रहा था, हाँ, अपनी इसी का काम। तो मैं इनसे बाद में, एक्सपर्ट है वैसे, मैं इनसे बाद में पूछ लूंगा, आपसे जरा पहले पूछ लेता हूँ। जब प्रोग्रामिंग आप ही के लिए करता हूँ मैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा सक्सेना है। निशा जी, क्या काम करती हैं आप? मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से आई हैं, किसके साथ आई? इनके साथ? हाँ, मेरी बेटी है ये। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सारी पार्टी, ये क्या कराया आपने? ये मैंने टैटू कराया है। तो आपने, रुको, महंगाई हो रही है, निशा जी ने टैटू बनवाया है, पूरा देश देखेगा। 1 मिनट, बहुत बहुत बधाई हो निशा जी। और ये आपने जो ये स्कॉर्पियो बनाया, ये जो ये राशि का चिन्ह है, ये मेरी राशि है। वृश्चिक राशि है आपकी? जी 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 जी। इस समय शनि भी सही चल रहा है, राहु भी सही चल रहा है। इसीलिए तो आपसे मिल गए। हाँ जी। आपको इतने दिन से फॉलो कर रहे थे, आज देखिए किस्मत के जो बनवाए। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। भले इतने दिन से आपको खोज रहे हैं। कसम से। अच्छा चलिए, हाँ अब आप मुद्दे पे आइए। मैं ये बोल रही हूँ सर, हाँ। कि ये सारी पार्टियां, हाँ। बीजेपी को छोड़ के इतना काहे बिलबिला रहे हो यार? तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। चाहे सिर पटको, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, जो तुम लोगों ने किया आज उसको सही कर दिया मोदी ने। इसलिए बौखलाहट किस लिए इतनी बौखलाहट? हर मुद्दे पे उंगली करेंगे, हर मुद्दे पे मोदी जी जो करेंगे, ऐसा कर दिया, जो तुमने किया तो कुछ नहीं किया। जब मोदी जी करेंगे, अरे ऐसा क्यों कर दिया? अरे निशा जी, एक बात बताइए जी, रुको, अरे रुको भाई, रुको। मोदी जी और ये पार्टी और मोदी जी, बीजेपी को छोड़कर ये तो सब ठीक है। मैं चाणक्य जी पे भी आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं एक सवाल छोटा सा पूछना चाह रहा था। घर में भी इतना ही बोलती हैं क्या ये? बिल्कुल, हर जगह इतना ही बोलती। आप बोलिए, आप चाणक्य जी ने क्या कहा? पहले मोदी जी ने, अब चाणक्य जी ने। अब चाणक्य जी बोले हैं हाँ। कि जब किसी राज्य और देश का नेता ईमानदार हो और विपक्ष, सारी पार्टियां विपक्ष में हो जाए, हाँ। तो समझ लेना उस देश का, उस राज्य का जो राजा है वो बहुत ईमानदार है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोलती हैं लेकिन सही बोलती हैं। सही बोलती हैं। निशा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बोलिए और बहुत निष्पक्ष और निर्भीक होकर बोलिए और बोलती रहिए, लेकिन सुना भी करिए थोड़ा थोड़ा। सुनती है ना? मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, आ रहा हूँ जी। हाँ, कहाँ से हैं आप? आगे आइए। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। आज सब मध्य प्रदेश वाले इधर आ गए, क्या बात है? मध्य प्रदेश से कहाँ से आए हैं? मेरी मम्मी है। मम्मी है जी, नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। अरे विप्लव जी रुको, आज का शो यही है। रोज रोज तो वही करते हो, हिंदू मुसलमान और आज यही करो। मम्मी जी नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं ये? ठीक है ना? कहाँ से? भोपाल। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल में। तो इधर कैसे आना हुआ? पढ़ने के लिए आए। पब्लिक के लिए रुको। हाँ, पढ़ने के लिए आए हैं। पढ़ने के लिए आए तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर ली? नहीं। तो जाओ शॉपिंग वॉपिंग कर लो। और कुछ बोलना है? नहीं, बस। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं आ गया तुम्हारे पास जी। मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी से सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने विधानसभा में सबके सामने बहुत ही, मुझे लगता है कि शेमलेसली कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया, उनके जिनोसाइड के ऊपर उन्होंने हंसी उड़ाई। आपको कैसा लगता है कि इस देश में जहां पे 32 साल पहले एक इतने बड़े 5 से 6 लाख लोगों के साथ उनका वहां पे जिनोसाइड हुआ, आप उन पे हंस रहे हैं? आप मत करिए फ्री, बट आप उन पे हंस रहे हैं, उन पीड़ितों का मजाक बना रहे हैं। कैसा लगता है आपको? उस बात को जस्टिफाई करेंगे अभी आप, मुझे पता है, बट कैसा लगता है? क्या नाम है आपका? कौशिक। कौशिक, कौशिक क्या कर रहे हो आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट। क्या पता पंजाब पुलिस आ जाए। मास्क मत हटाना। इसी टिप्पणी पे पंजाब पुलिस पहुंच रही है घरों पे। ये तानाशाही, ये तुगलकी शासन है दिल्ली का। मास्क मत हटाना। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ
कि निश्चित तौर पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ हम उसके साथ हैं, उनके साथ गलत हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तेजेंद्र बग्गा जैसे लोग जो पंजाब की शांति व्यवस्था अगर खराब कर रहे थे, 5 बार सम्मन करने के बाद भी वो नहीं गया। आज मोहाली कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, वारंट निकाला, उसका अरेस्ट वारंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की कोई भी राज्य की पुलिस अब इन अपराधियों को बचाने का काम नहीं करेगी। आज मोहाली कोर्ट ने बाकायदा अरेस्ट वारंट निकाला उसके खिलाफ। अगर वो तेजिंदर पाल बग्गा बेकसूर होता तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट नहीं निकालती। ये गुंडे और लुच्चे और लफंगई की बात कर रहे हैं। कल ही ताहिर हुसैन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि ये दंगों में शामिल था, उसका मास्टरमाइंड भी था, और उसको बचाने वाले कौन थे? ये केजरीवाल। ये बात कर रहे गुंडई की। प्रतीक जी, जनता के आगे नतमस्तक हूं मैं जी, नतमस्तक हूं। कहना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। संतोष पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, सुनो भाई। सारी राजनीतिक पॉलिटिकल जो प्रवक्ता हैं उन सभी से मेरा यही कहना है कि भाई आप अगर सही हो या मैं सही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, और अगर आप गलत हैं तो मैं सही नहीं हूं। अगर ये खेल खेलना है तो खेलो, 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 खेल ही तो चल रहा है, खेलो। हाँ जी, कवि जी, जी बोलिए, क्या नाम है तुम्हारा? वर्लिन। अच्छा, किसके साथ आए हो? ये कौन है? पापा। पापा, ठीक है पापा। पापा कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। पापा हरियाणा से आए। हरियाणा में कहाँ से आए हैं? करनाल। करनाल से, बहुत अच्छी जगह है। करनाल से ही लौटा था काफिला क्या? हाँ जी, कुरुक्षेत्र में। मैं पूछ लिया मैंने, बस मैंने। अरे ना 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 ना, आ रहा। जी 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 जी। आपने कहा आज मुद्दा जनता का है, जनता का मुद्दा है, आज युवाओं का मुद्दा है, तो मैं युवाओं के लिए कुछ निवेदन रखता हूं। हाँ, रखो। राष्ट्र के लिए। हाँ जी, ईमानदारी से। वाह गजब। देखिए, नेता मतलब होता है ईमानदार, और कवि मतलब होता 1000% ईमानदार, वरना वो कवि नहीं है। जी जी, बोलिए। कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है। युवाओं से कहता हूं सभी से कि कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो, घर घर सैनिक रहता है, राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में रहता है। रामचंद्र के वंशज हम सिंधु को डराना आता है, वनवासी का रूप तो क्या रावण को हराना आता है। और माटी के खातिर हम अपनी, युवाओं, माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे। ए मेरे वतन, हम तेरी खातिर जान तलक भी दे देंगे। आज अभी